हाँ, so yesterday we have discussed the introduction part, okay, about the chapter, the weavers, iron smelters, and that those industrialists which we are going to study. So we have started with the introduction, overview topics what we are going to cover, and after that we have discussed the Indian textile and the world, कि इंडियन टेक्सटाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्वालिटी है, क्यों वर्ल्ड में इतना रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट हुआ वो. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री, कि कैसे कैसे नाम पड़े. ओके, जैसे मुस्लिम नाम कैसे पड़ा, तो हमने देखा कि मौसूल जगह का नाम है इराक में, और वहाँ फॉरेनर्स ने, मतलब सारे यूरोपियंस बोलते हैं फॉरेनर्स इन द सेंस, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ज़्यादा डिटेल में ना हो तो डायरेक्टली फॉरेनर्स. ओके, तो फॉरेनर्स ने देखा कि मीन्स ये तो इंडिया का कॉटन है, लाइक दैट फॉरेनर्स को पता चला. ओके, कि ये तो इंडिया का कॉटन है. सो जैसे ही फॉरेनर्स को पता चला तो उन्होंने वहाँ पे नाम क्या फेमस हो गया, मुस्लिम. ओके, फिर दूसरा नाम था कालीकट. तो कालीकट कैलिको. ओके, तो कैलिको नाम कैसे हुआ कि जो यहाँ पर आए थे स्पाइसेस ढूंढने, तो स्पाइसेस के साथ साथ बिजनेस करते करते कैलिकट पोर्ट से, जो केरला में है, वहाँ से कॉटन भी ले गए, और वहाँ पहली बार वहाँ से ले गए थे, और फिर यहाँ यूरोप में जाके बेचा, तो उसका नाम आ गया फिर कैलिको. ओके, और फिर डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन विच मीन्स हमें पता चलता है. जैसे कासिम बाज़ार, तो कासिम बाज़ार जगह का नाम है, वहाँ का कपड़ा फेमस हो गया, इसलिए वो कपड़े का ही नाम कासिम बाज़ार रख दिया. ओके, पटना, कोलकाता, ओके, सब जगह का ऐसे नाम पड़ गया था. ओके, तो वो सब हमने देखा. नाउ टुडे द न्यू टॉपिक इज इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट. तो क्या है, मतलब हमारा कपड़ा इतना फेमस क्यों है, और फिर क्या हुआ उसका टोटल, तो वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वूल एंड सिल्क मेकर इन इंग्लैंड बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स. ओके, तो वूल और सिल्क मेकर जो इंग्लैंड में थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि जो इंडिया से जो तुम मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो इंडियन टेक्सटाइल्स, ये बंद कर दो. तो भाई ऐसा क्यों किया, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं. ओके, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्यों वो प्रोटेस्ट करने लगे, लाइक दैट. सो इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ. तो ये लोग क्यों करने लगे, क्योंकि ये जो वाई है, वो वाई का आंसर ये है कि क्यों प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी. किसकी, इंडियन टेक्सटाइल की. तो वहाँ का जो बनता था कपड़ा, वो उतना ज़्यादा बिकता नहीं था. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेर डेवलप इन इंग्लैंड. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ का कपड़ा कौन सा फेमस था, इंडिया का. तो फिर वो इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों को चाहिए था वो वाला, और वो बना रहे थे कोई दूसरी चीज़. तो वो लोग ने इसलिए प्रोटेस्ट किया. तो प्रोटेस्ट बहुत समय चला, और फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बात तो एक्चुअली सही है, कि हम बाहर का कपड़ा, भले ही लोगों की डिमांड है, लेकिन बाहर की, मतलब जैसे अभी हम जैसे चाइना को बैन कर रहे हैं, तो चाइना को मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कम कर दो, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि पहले उनकी कमर तोड़ रहे हैं इकोनॉमिकली, कि जो हमारे पैसे से वो कमा रहे हैं, और फिर हम पे ही मतलब मशीनरीज, पैसे हमारे ही पैसे से मशीनरीज खरीद रहे हैं, और फिर अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, वहाँ पे आके अंदर आ जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके हमें डरा रहे हैं. तो दैट्स वाई क्या बोलना चाह रहे हैं कि खुद करो. तो पहले भी यही हुआ था, और अभी वापस वही हो रहा है. पहले भी हमने, मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि गांधी जी आए थे, फिर क्या हुआ क्या नहीं. ओके, अभी तो बहुत पहले की बात चल रही है, 70-20 की बात चल रही है. गांधी जी तो अभी पढ़ रहे थे. ओके, पढ़ नहीं रहे थे. गांधी जी तो अभी आए ही नहीं थे. ओके, 1720 है, गांधी जी तो आए थे 1869 में. ओके, तो गांधी जी तो आए ही नहीं थे अभी. नाउ तो इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ. उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि बस बंद,
ओके, इंडियन टेक्सटाइल बंद, तो उसको बोला जाता था कैलिको एक्ट। वो सबसे ज़्यादा फेमस क्या हुआ था, कैलिको। तो वो कैलिको, उसका नाम भी ऐसे ही दे दिया कि कैलिको एक्ट। उसमें क्या किया, बैनिंग द यूएस यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चीन्स इन इंग्लैंड। ओके, तो जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चीन्स जो थे, जो मतलब फ्लावर टाइप ऐसे छींटे, चींट्स मतलब कहाँ से आया था वर्ड, वो भी हमने कल देखा कि चींट्स मतलब छींटे से आया था ये वर्ड। और जैसे छींटे पड़ते हैं वैसे छींटों के जैसे छोटे छोटे फ्लावरी फिगर्स अगर वो वीविंग करते थे, वही कपड़े को क्या बोला जाता था, चींट्स। और वो बहुत ज़्यादा फेमस था रिच पीपल में भी, इवन इंग्लैंड की रानी को भी वो बहुत पसंद था और वो भी वो पहनती थी, वो हमने देखा कल। ओके, तो बैन कर दिया, इसका यूज़ ही बंद कर दिया इंग्लैंड ने, गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड। मतलब गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर इंग्लैंड में ही कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड, वहाँ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। और डिट्टो जेरोक्स कॉपी जस्ट लाइक अ क्लोन उन्होंने बनाना शुरू किया। जैसे हम नहीं बोलते कि हमारे पास सपोज आईफोन है तो कोई आईफोन नहीं खरीद सकता, तो चाइना वालों ने आईफोन की ही कॉपी बना दी। ओके, कि उसके जैसे ही फीचर्स है, उससे ज़्यादा फीचर्स है, वो बैंड हो सकता है तो ये भी बैंड हो सकता है, ये कर सकता है वो भी ये कर सकता है, कॉपी बना दी और सस्ता कर दिया। तो बोल रहे कि आपको वही चीज़ खरीदनी है। लोगों को तो क्या है कि वो अच्छा लग रहा है, तो क्यों अच्छा लग रहा है उसके कोई रीज़न होंगे, तो वही रीज़न इन लोग ने चीप रेट में दे दिए। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने किया कि जो कैलिको बहुत ज़्यादा फेमस तो हो गया था, अभी पॉपुलैरिटी ऐसे ही डाउन तो नहीं होंगी, तो फिर वो लोग ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैसे ही कपड़े बनाने शुरू किए जो लोगों को पसंद है, कॉपी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। ओके, वो शुरू कर दिया उन्होंने। तो यही था हमारा इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। उसके बाद है कि कंपटीशन हुई विथ इंडियन टेक्सटाइल लेड टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। ओके, तो अभी उन्होंने भले ही कॉपी कर दिया, लेकिन हर चीज़ कॉपी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो एक यूनिक पैटर्न होती है, जैसे कि बनारसी साड़ी। ओके, तो वो बनारसी साड़ी होती है, वो एकदम यूनिक पैटर्न होती है, वो हाथों से वीव करना पड़ता है, ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए इतना कॉस्टली भी होता है कपड़े की वजह से। कपड़े से ज़्यादा उसमें लेबर चार्जेस होते हैं, मजदूरी ज़्यादा है। ओके, तुम मतलब एक मशीन ले आओ और जो कपड़ा, जो मतलब सपोज 100 शर्ट्स बनते हैं एक दिन में यहाँ मशीन से, और वो 100 शर्ट्स बनाने के लिए यहाँ पे सपोज 1 महीना लग जाए, तो तुमने 1 महीने का काम 1 दिन में तो कर दिया, लेकिन जो प्रिंटिंग होती है, ओके, वो प्रिंटिंग और वीविंग दोनों में डिफरेंस है दोनों में, तो सारा कॉपी नहीं कर पाते थे, इसीलिए कंपटीशन तो रहा है। ओके, और जब कंपटीशन हुआ तो फिर इंग्लैंड को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ गई कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा, जो हमने इतना इन्वेस्ट किया है पैसा एंड ऑल, तो ये तो सब डाउन हो जाएगा, तो हम क्या करें। तो फिर क्या हुआ, अभी एक क्या इनोवेशन आए वो देख रहे हैं हम। So in 1764, spinning jenny by John Kay was invented. Spinning jenny वैसे एक ही, मतलब पहले क्या होता था कि एक चरखा होता था और उसमें से फिर तुम एक ही टाइप का कॉटन बना सकते थे। ओके, लेकिन स्पिनिंग जेनी की मदद से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ क्लोथ तुम एक साथ स्पिन कर सकते हो, तो ये एक फ़ायदा हो गया। नाम याद रखना और ईयर भी याद रखना। ओके, जॉन केई ने क्या ढूंढा था, स्पिनिंग जेनी, कब, 1764 में। फिर दूसरा है 1786 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स के बाद, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। ये भी याद रखना कि किसने किया था स्टीम इंजन को यूज़, रिचर्ड आर्कराइट ने। ओके, और कॉटन टेक्सटाइल वीविंग को, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या कोई भी मूवमेंट चाहिए, वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, स्टीम। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है बुक में भी कि इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट। सही में ये डेटा सही 100% ट्रू नहीं है। इन्होंने इन्वेंशन नहीं किया था स्टीम इंजन का, इन्होंने स्टीम इंजन का यूज़ किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में। ओके, फाउंड किसी और ने किया था, वो भी हमें पढ़ने में आएगा आगे जाके। ओके, और तुम गूगल भी कर सकते हो। ओके, तो रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन को बनाया नहीं था, इन्वेंशन उन्होंने नहीं किया, लेकिन
स्टीम इंजन का यूज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्होंने किया था। कब? 1786 में, आफ्टर 22 ईयर्स। वो 1764 और ये 1786। तो ये रिवॉल्यूशन हुए, टेक्निकल रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं, वो टेक्निकल रिवॉल्यूशन ये हुए। अंडरस्टूड? हाँ। फिर उसके बाद तो क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे। इम्पैक्ट तो होगा ही, देखो हर जगह इम्पैक्ट तो रहता ही है। ओके, कोई एक ग्रो करे तो दूसरा ऑब्वियसली नीचे जाएगा ही। एक ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो कोई कम पैसे कमाएगा। ओके, क्योंकि अमाउंट ऑफ, सपोज ऐसा समझो कि हमारी गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ रुपीज़ है टोटल, इन कैश की बात कर रहे हैं। वो डिजिटल बैंक में किसी के कितने रुपए है वो नहीं, इन कैश जो हार्ड होता है वो है 1000 करोड़ रुपीज़। अभी किसी के पास ज़्यादा चले गए तो किसी के पास कम रहेंगे, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो 1000 करोड़ तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो उतने ही रहेंगे। हार्ड अर्न कैश जो होता है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ, डिजिटल कैश तुम्हारा बढ़ सकता है, डिजिटल कैश के मतलब इसके बैंक अकाउंट में इतने ज़्यादा रुपए हैं लेकिन कैश तो इसके पास इतने ही है, लाइक दैट। तो वो तो फिक्स रहेगा। वैसे ही एनर्जी हो या कोई भी चीज़ हो वो तो फिक्स रहती है। तो एक जगह इन्होंने ज़्यादा अर्निंग किया तो फिर यहाँ लॉस हो गया। ओके, तो कैसे लॉस हुआ देखते हैं। Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century। तो 18th century का एंड तक, 1786 था। ओके, ये इन्वेंशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कब हुआ? 1764 1786। और 18th सेंचुरी के एंड तक मतलब 1800 तक तो इंडियन टेक्सटाइल ने, भले ही इंग्लैंड में ऐसा सब हुआ लेकिन पूरे यूरोप में, अफ्रीका में, वो जगह तो थोड़ा बहुत हमारा इंडियन टेक्सटाइल फेमस था ही और अपना प्रॉफिट कर रहा था टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ओके, उसके बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी मेड इनॉर्मस प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड। पूरे यूरोप की जो कंपनी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एबंडेंस अमाउंट में प्रॉफिट कमाया, क्योंकि सबको पता चल गया कि इंग्लैंड ने देखा कि हाँ इंडिया से रॉ मटेरियल ले आओ, बनाओ और बेचो। फिर वो देख के फ्रांस ने भी ऐसा किया, वो देख के पोर्टुगल ने भी वैसा किया। तो पूरे यूरोप को पता चल गया कि भारत जाओ, भारत से रॉ मटेरियल लाओ, यहाँ की इंडस्ट्री में बनाओ और बेचो, प्रॉफिट कमाओ। और बेचने के लिए भी पूरा वर्ल्ड खड़ा है, और वापस इंडिया में ही जाके बेचो। ओके, वो भी एक अच्छा ट्रिक है। तो वो करते रहे और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और फिर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन इंडिया, तो इंडिया से रॉ मटेरियल वो ले जाते थे तो मुफ्त में तो ले नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ रिटर्न में तो देना पड़ेगा। तो पैसे ना दे तो फिर वो क्या देते थे, गोल्ड एंड सिल्वर। तो हमारा रॉ मटेरियल तो जा रहा था लेकिन हम माला माल हो रहे थे किस सेंस में, गोल्ड और सिल्वर के अमाउंट में। बट द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड द पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर जब गेन कर लिया, अभी तक क्या था कि पॉलिटिकल पावर थोड़ा बहुत करके वो ही आ तो गए थे ये लोग। ओके, ये लोग आ तो गए थे 1756 एंड ऑल, सब आ तो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आ भी गई, अपनी ऑफिस डाल भी दी, सूरत में आए थे, फिर मुंबई गए, कैलिकट गए। ओके, सब जगह गए, फिर वेस्ट बंगाल भी गए, कलकत्ता गए। ओके, लेकिन तब तक तो वो अपनी ऑफिस मतलब एस्टैब्लिश की थी, लेकिन अब तो वो अपने ब्रेन का यूज़ करके, वो हमारी हिस्ट्री में ही आएगा, पता नहीं हमारी हिस्ट्री में आएगा, जीएससीबी की हिस्ट्री में है, सीबीएसई में पता नहीं, वो नहीं है शायद, बट वॉट एवर आई विल टेल यू। ओके, तो वो क्या हुआ कि अंदर ही अंदर इंडिया के अंदर सब किंग्स को एक दूसरे के साथ लड़वा कर खुद पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया, और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे वो रूल करने लगे। ओके, लास्ट तक ऐसे ही बहुत कम हमारे किंग्स थे। ओके, जैसे कि टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, बेंगलोर, जो कर्नाटका में है वो। ओके, तो वो हमारे टीपू सुल्तान किंग थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली नो बोला था, स्ट्रिक्टली नो। हाँ सर, वो एक ही ऐसे किंग थे कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे कोई लॉ नहीं मानने वाला, तुम्हारी कोई जो वो तुम संधि बोलते हो या तुम बोलते हो ना, वो क्या बोल रहे कि इतने मेमोरियल या वो क्या बोलते हैं, इतने ये साइन किए, मेमोरेंडम साइन किए, ऐसा कुछ बोलते हैं।
ओके, तो वो बोले तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। ओके, तो बहुत बार लड़ाई अभी हुई और जीते भी। टीपू सुल्तान 2 बार बड़ी बड़ी लड़ाई हुई थी, वो दोनों बार जीते और थर्ड लड़ाई में वो मर गए। लेकिन वो 2-3 लड़ाई होने में तो सालों लग गए। ओके, तो मतलब अपनी जान चली गई, लेकिन उन्होंने मतलब सरेंडर तो किया ही नहीं था। सो दैट इज़ द ब्रेव किंग, ही वॉज द ब्रेव किंग। एंड ये मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर ले लिया, उसके बाद तो क्या था कि पहले तो हमारे वहाँ पे से ले जाते थे, बनाते थे, बेचते थे, प्रॉफिट गेन करते थे। लेकिन जो ले जाते थे उसके रिटर्न में यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर सब कुछ मिलता था। अब पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया तो पैसे भी वो लोग डिसाइड करेंगे कि गोल्ड देना है तो इतना कम देना है, सिल्वर देना है इतना कम देना है, टैक्सेस रेज कर दिए कि टैक्सेस लो, ज़्यादा लो। तो मतलब अभी लूट चालू हो गई। पॉलिटिकल पावर आने के बाद तो लूट ही चालू हो गई कि जितना लेना है ले लो। अगर यहाँ से मतलब यहाँ इंडिया से बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम है, लेकिन इंडिया में कुछ लाना है तो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, ऐसा सब लगाने लगे। ओके, तो वो सब चीज़ें लगाने लगे, इसीलिए फिर हमारे इंडियन मार्केट है वो डाउनग्रेड हो गया। ओके, तो ये था हमारा इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट। तो अभी वो बुक में से हम देख लेते हैं। सो दैट इज़ लाइक ये जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ है। ओके, चलो। बाई दी अर्ली 18th सेंचुरी में अर्ली की बात चल रही है। ओके, अर्ली 18th सेंचुरी, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. Okay, now 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chintz in England. याम याद रखना, कब बैन किया था, ईयर याद रखना 1720 को। ओके, कैलिको एक्ट जो बोलते हैं वो कब आया था, 1720 को, अर्ली 18th सेंचुरी। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। ओके, 1720। देखो ये हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके, ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1720, 1820, 1920, 2020 थोड़ा ऑड ईयर रहता है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। ओके, जैसे 2020 तो पता ही है। ओके, कोविड आया था। 1920 में प्लेग भी आया था और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुई उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं ना, रिजल्ट, मतलब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसकी जो कंसिक्वेंसेस है आफ्टर रिजल्ट्स। ओके, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। कि पहले अर्थक्वेक आया तो सब हिल गया, फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं धीरे धीरे, वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो प्लेग आया था, ये बहुत बैड इफ़ेक्ट थी वर्ल्ड वॉर 1 की। और वो टाइम पे पूरे वर्ल्ड में मॉनसून अच्छी नहीं हुई थी, क्रॉप अच्छा नहीं हुआ था। ओके, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी पूरे वर्ल्ड में ही। तो ऐसे माना जाता है कि ये मतलब माना जाता है, कुछ माना नहीं जाता, ये तो बोलने की बात है। ओके, 1720, 1820, 1920, 2020 लाइक दैट। ओके, सो एट दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंडिया। ये टाइम पे तो अभी शुरू हुई थी। ओके, unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. तो ये लोग अभी कंपटीशन में रहना है तो क्या किए कि बैन कर दिए इंडियन टेक्सटाइल को। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो पहली ऐसी बनाई गई गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर, क्योंकि कोई लोग होंगे नहीं, कॉपी भी नहीं करना है, हमें चाहिए ही नहीं वहाँ की चीज़ें, हम हमारा ही बेचेंगे लाइक दैट। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर शुरू की गई थी। एंड देन इंडियन डिज़ाइंस वेर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ। तो अभी कॉपी किया जाता था इंडियन डिज़ाइन को, इमिटेट मतलब कॉपी करना। ओके, नाउ competition with Indian textiles also led to search for technological innovation in England। कि technological innovation जो था तब competition तो बढ़ गया था।
In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. तो productivity बढ़ गई थी. ओके अभी नाउ स्पिनिंग जेनी के बारे में अगर और थोड़ा इंफॉर्मेशन है. A machine by which a single worker could operate several spindles onto which thread was spun. मतलब ऐसे गोल गोल बना सकते थे. ओके लेकिन चरखे से क्या होता था, सिर्फ एक आदमी उस पर काम करता था, एक हैंडल होता था और उससे एक ही कॉटन मतलब वो बनता था. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही स्पिंडल है लेकिन एक ही स्पिंडल से बहुत सारे जगह पे काम चल रहा है, लाइक दैट. ओके तो वो होता था. यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फिगर, यहाँ पे फिगर नहीं, ये जस्ट लाइक दिस. ओके के ये कॉटन मिल्स है, कॉटन मिल्स का फोटोग्राफ है, लेकिन पीछे पेज नंबर 73 पे कॉटन मिल का फोटोग्राफ है. बट यहाँ पे क्या होता था कि एक ही स्पिंडल होता था और उससे ये सारे ही चलते थे, लाइक दैट. पहले एक से एक ही चलता था, अभी एक से ये सारे ही चलते हैं. ओके तो the invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cotton could now be woven in immense quantity and cheaply too. तो अब तो मशीन अच्छे से यूज होने लगा, तो अमाउंट भी बढ़ गई और सस्ता भी हो गया, चीपली भी हो गया. अंडरस्टूड? However, Indian textiles continued to dominate the world trade till the end of the 18th century. 18th century के एंड तक तो हम डोमिनेट करते रहे पूरे वर्ल्ड में. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश. डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश. डच मतलब कौन, वही पोर्टुगल, उनको ही डच बोला जाता है. ओके सो डच, फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट्स आउट ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड. बहुत ट्रेड हुआ. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silvers. Silver देते थे. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. फिर political power आ गया, फिर वो precious metal देती नहीं थी, पैसे देते थे और वो भी बहुत कम. ओके oppose करने के लिए ही कोई नहीं था. तो instead they collected revenues from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textiles. मतलब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया. पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे भी खुद के नहीं देते थे, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और बढ़ा हुआ टैक्स है वही पैसे से हमारे से वो कॉटन खरीद लेते थे. जमींदार्स और पीजेंट्स के टैक्स बढ़ा दिए और फिर वो टैक्स के पैसे ले लिए और फिर उन्हीं से वही पैसे से उनके पास से मटेरियल ले लिया. तो मटेरियल भी ले लिया लेकिन मुफ्त का ही ले लिया, पैसे तो उनके ही थे. ओके वो टैक्स बढ़ाया इसीलिए, लाइक दैट. देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर. ये तो चैप्टर का नाम है. अ सी व्यू ऑफ द डच सेटलमेंट इन कोचीन 17th सेंचुरी. ओके कोचीन, कोचीन कहाँ है, अगेन केरला में. ओके तो 17th सेंचुरी. As European trade expanded, trading settlements were established at various ports. The Dutch settlements in Cochin came up in the 17th century. मतलब यूरोपियन ट्रेड एक्सपांड हो रहा था, इंग्लिश तो आ ही गए थे सबसे पहले सूरत में और फिर डच भी आ गए थे. कहाँ पर, कोचीन में. नोटिस द फोर्टिफिकेशन अराउंड द सेटलमेंट. ओके तो जहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है या जहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट ऑफ द सिटी ऑफ कोचीन टू दी नॉर्थ. मतलब जो पोर्ट पे वो आते हैं, जो पोर्ट एज अ बिजनेस पोर्ट बन जाता है, वहाँ का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है. जैसे सूरत में आए थे तो फिर सूरत का डेवलपमेंट होता रहता है. क्यों, बिजनेस होता रहता है, पैसे कमाते रहते हैं बाय एनी मतलब अदर एक्शन. ओके समझ में आया? ओके चलो. तो ये हमारा इंडियन मैप है. देखो कि हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वेयर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी. ओके लेट 18th सेंचुरी में कहाँ कहाँ होता था वो, तो वीविंग सेंटर्स दिखाए गए हैं 1500 to 1750 तक के. तो प्लेन वाइट वो वहाँ दिखाए गए हैं. चेक्स एंड स्ट्राइप्स, ओके स्ट्रिप्स उसके दिखाए गए, चिन्स के दिखाए गए और सिल्क के दिखाए गए.
अलग अलग दिखाए गए हैं. ओके, नाउ if you look at the map you will notice that the textile production was concentrated in 4 regions in the early 19th century. Bengal was one of the most important centers. ये देखो. Okay, located along the numerous rivers in the delta, the production centers in Bengal could easily transport goods to distant places. मतलब बंगाल में ही प्रोडक्शन करो और यहाँ से ही फिर शिप थ्रू भेज दो, लाइक दैट. यहाँ प्रोडक्शन करोगे तो यहाँ से भी डायरेक्टली भेज दो. ओके, अभी तुम जाके पंजाब और लाहौर और दिल्ली और वो साइड प्रोडक्शन करोगे तो थ्रू ट्रांसपोर्ट वापस लाना है. वहाँ पे कोई मतलब वो कोई क्रांतिकारी मिल गया, कोई मतलब देशभक्त मिल गया, लड़ाई हो गई, कॉटन चल गया, वल गया, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है. यहाँ तो बनाया और डायरेक्टली शिप हो गया. ओके, लाइक दैट. Do not forget that in the early 19th century, railways had not developed and roads were only just beginning to be laid on the extensive scale. तो रेलवेज तो अभी आई नहीं थी एंड रोड्स भी अभी अच्छे होना स्टार्ट हुए थे. ओके, इसीलिए हम रेलवे और रोड्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे. इसलिए कहाँ हम रोड है, फ्लाइट है, ट्रेन है, वो तो सब बाद में डेवलप हुआ. नहीं तो सबसे पहले तो क्या था, ओशन ही था. तो ओशन जो था वो ओशन इसीलिए मतलब वो लोग पोर्ट या पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते थे कि वहाँ से सब. अभी इंडिया को ही क्यों सिलेक्ट किया, चाइना को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ से पोर्ट नहीं मिल रहा ना उनको. अच्छा, वहाँ से ओशन डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है. अंडरस्टूड. तो वैसी ही जगह सिलेक्ट करना है कि इंडस्ट्री वहाँ बनाई और वहाँ का माल डायरेक्टली वहाँ से ही सारा प्रोडक्शन शिप थ्रू चला गया, पूरे वर्ल्ड में चला गया. अंडरस्टूड. ओके. Dhaka in the eastern Bengal, now Bangladesh, was the foremost textile center in the 18th century. ये वाला Dhaka. Okay. It was famous for its malmal and jamdani weaving. Okay. If you look at southern part of the India in the map, you will see a second cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast stretching from Madras to northern Andhra Pradesh. Okay. So मद्रास से नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक का ये पूरा स्ट्रेच है. यहाँ पे बहुत सारा हो रहा है वीविंग एंड ऑल. ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारा. ओके. देयर वेर इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर्स इन गुजरात. तो गुजरात में ही इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर्स है. ओके. सूरत हो गया, भावनगर साइड हो गया, लाइक दैट. अंडरस्टूड. तो ये था हमारा इंडियन टेक्सटाइल एंड द इंटरनेशनल इन यूरोपियन मार्केट. तो इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे मतलब लोगों को जेलसी हो रही थी, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी. तो एक्ट लेके आए, प्रोटेस्ट किया. सिल्क और कि किसने प्रोटेस्ट किया? सिल्क एंड वूल के मेकर ने प्रोटेस्ट किया. एक एक्ट लेके आए 1720 में जिसको बोला गया कैलिको एक्ट. तो मतलब बैन हो गया इंडियन टेक्सटाइल. कैलिको जो था वो बैन हो गया. फिर उन्होंने कॉपी बनाना स्टार्ट किया, कॉपी बनाई, फिर भी ऐसा ही चलता रहा. फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. तो कैसे हुआ? तो दो मेन टॉपिक है. स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ और दूसरा था कि स्टीम इंजन का यूज़ किया. रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन का, जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया. वो याद रखना है 1764 में. एंड 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन का यूज़ किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में. और फिर भी लेट 80 सेंचुरी तक इंडिया डोमिनेट कर रहा था पूरे यूरोप के मार्केट में. उसके बाद धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था. क्यों डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ वो वापस आगे आएगा. ये टॉपिक है ही हमारा द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल. वो हमारा टॉपिक है ही. अंडरस्टूड. तो ये समझ में आया. ओके. नाउ वी विल सी द अनदर टॉपिक दैट इज हु वेयर द वीवर्स. के वीवर्स थे कौन? ये जो वीवर्स थे वो वीवर्स थे कौन? ओके. और सर 1720 में कैलिको एक्ट हुआ. हाँ वो. ओके. सो हु वेयर द वीवर्स. कौन थे वीवर? ओके. तो उसके बारे में देखते हैं. वीवर्स ऑफन बिलोंग्ड टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग.
तो कम्युनिटी ही थी, ओके, स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। होता है ना कि मतलब इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिर जैसे कोई सोनी है ज्वेलरर है तो उसका बेटा ज्वेलरर ही बनेगा, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत स्किल्स जो होती है उनको डायरेक्टली हेरिडिटी से भी मिलती है और फिर पूरे फैमिली का वही बिजनेस है तो उनको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, ओके। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, वो लोग को वही काम आता है। जैसे फार्मिंग का काम किसी को आता हो, भले ही अभी के सपोज मैं फार्मर हूँ तो मुझे मेरे फोर फादर्स जितना अच्छा फार्मिंग नहीं आता होगा, लेकिन मेरी एज के दूसरे लोग हैं उससे तो अच्छा ही फार्मिंग आता होगा, ओके। क्यों? क्योंकि वो हमारा मतलब पुरखों का बिजनेस है, लाइक दैट। इसे ऐसे ही बिजनेस डेवलप होते हैं कि इनका कारपेंट्री का बिजनेस है, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इनका टीचिंग का बिजनेस है। टीचिंग बिजनेस नहीं होता, टीचिंग तो एक फील्ड है, एजुकेशन, लेकिन अब तो टीचिंग को भी बिजनेस बना दिया है, ओके। बस बना दिया है इन द सेंस अभी कितने एडमिशन हो रहे हैं और कितना तुम्हारा मतलब स्कोर लाइन, तुम कितने के मतलब टॉप रैंक आए, कितने परसेंटेज लाए, उसी पे फोकस कर दिया जा रहा है। या कैसे किसी को सिर्फ पास कर दो, या कैसे किसी के 90 अप मार्क्स ले आओ, वो व्हाट इज सैलरी पूछते हैं। हाँ, व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन मतलब तुम्हारे दिमाग का ग्रो होना, तुम्हें सोचना क्या है वो नहीं सिखाना मुझे कि तुम अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, ऐसे सोचो, वैसे सोचो। मतलब सोचना क्या है वो तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, उस पे वो तो फ्रीडम है, लेकिन सोचते कैसे हैं, दैट इज द वर्क आई हैव टू टेक केयर टू माई स्टूडेंट्स, ओके। तो वैसे ही है, तो इसीलिए मतलब अभी वो टॉपिक दूसरा है, चलो अभी हम हमारा कंसंट्रेट करते हैं। सो their skills were passed on from one generation to next, वही है, ओके, कि हेरिडिटी में ही आता रहता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता रहता है। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहाज और द मोमिन वीवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ये सेल नहीं है, साले बोलते हैं इसे, ओके। तो साले एंड काइकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी कम्युनिटी फेमस फॉर वीविंग है तो ऑप्शन दिए जाएंगे, ओके, कि साले, फिर काइकोलर्स, और फिर से देवांग्स, और से जुलाहास, मोमिन, और से तांती वीवर, और फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, और बीच में कोई अननोन वर्ड डाल दिया हो कि दी राजपूत्स, ओके। अरे तो राजपूत कहाँ वीविंग करने का चले गए, वो तो लड़ रहे थे, तो फिर विच इज़ नॉट तो राजपूत, ओके, लाइक दैट। कोई भी टाइप है, एमसीक्यू निकालना तो किसी मतलब कितने टाइप के निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन निकालना हो तो हमें आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 1000 टाइप के हो सकते हैं, आंसर 1000 टाइप का नहीं होना, आंसर एक ही टाइप का होता है, ओके। एक आंसर को 1000 टाइप से लिख तो सकते हैं, लेकिन आंसर होता तो एक ही है। वैसे ही क्वेश्चन होता एक ही है, लेकिन उसको पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, ओके। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग। तो अभी वीवर्स क्या करते थे, तो पहला स्टेज था स्पिनिंग का, ओके। वो जो चरखा था, स्पिंडल को घुमा के जो रिवॉल्यूशन हुआ वो, तो स्पिनिंग मतलब कॉटन से एक एक तुम थ्रेड लेके आ रहे हो। स्पिनिंग से क्या ला रहे हो, थ्रेड ला रहे हो। अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमन ही जनरली करती थी। दी चरखा एंड दी टकली वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो टकली मतलब जिनके बाल नहीं होते वैसी वुमन, वो नहीं, वो टकली नहीं, ओके। टकली मतलब जस्ट लाइक वो पॉट घुमाया है, भमरडो, हाँ। उसके जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है। तो जैसे हम भमरडा पे कैसे वो पॉट होता है, पॉट नहीं टॉप होता है, टॉप बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, हाँ। तो जो टॉप होता है उसको कैसे हम रस्सी बांधते हैं, ऊपर से ऐसे बांधते बांधते ऐसे नीचे जाते हैं और लास्ट तक ऐसे रस्सी बांधते हैं। तो वैसा ही टॉप होता है जिसपे ऐसे रस्सी बांधते रहते हैं। पता है हम यहाँ पे कोई ऐसे तुम खमन बमन या ऐसा कुछ खाने जाओ तो ऐसे वो एक लटका हुआ रहता है, उस पे से एक ही धागा निकालते हैं और ऐसे करके ऐसे बांध के ऐसे करके दे देते हैं, टूट भी जल्दी जाता है। तो वो जिस पे बांधा हुआ है वो टकली है, उसको, हाँ। तो अभी भी चल रहा है, टकली है अभी भी, ओके। तो वो है टकली ना। हिंदी वर्ड है या इंग्लिश वर्ड? नहीं, ये हिंदी वर्ड है। वेयर हाउस होल्ड, चरखा भी हिंदी वर्ड ही है हमारा। टकली वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे हम वो फिरकी नहीं लाए
तो खिड़की में हमने क्या किया, थ्रेड को स्पिन ही किया ना, हाँ। वैसे ही टकली थ्रेड को स्पिन किया हुआ है. नाउ व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू द क्लॉथ बाय वीवर. तो जब ये तुम्हें मिल गया, तुम्हें स्पिनिंग कर लिया, टकली में पूरा आ गया थ्रेड, अभी उसको वेव किया जाता है. तो वो कौन है, वेवर है. ओके तो स्पिनर्स आ गए, वेवर्स आ गए. इन मोस्ट कम्युनिटीज 3 लोग होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, वेवर्स होते हैं और फिर डायर्स होते हैं. ओके ये कपड़ा तो बनाते हैं, फिर कपड़ा तो सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद थोड़ी सब पहनेंगे, पहनना चाहिए लेकिन नहीं पहनते हम तो कलरफुल पहनना है हमें. तो फिर डायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डाई करते हैं. कलर, डाई मतलब कलर. जैसे बालों को कलर करते हैं तो डाई बोलते हैं, वैसे कपड़ों को कलर करते हैं उसे भी डाई बोलते हैं. एक्चुअली वो बालों या कपड़ों से रिलेटेड नहीं, डाई मतलब कलर करना बस, फिर जिसको करना है उसको करो. ओके नाउ इन मोस्ट द कम्युनिटीज वीविंग वाज अ टास्क डन बाय मैन. तो वीविंग किससे होता है, मैन से. एमसीक्यू इससे भी बन सकता है, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है. वीविंग होता है मैन से, स्पिनिंग होता है वुमेन से. ओके फॉर कलर्ड टेक्सटाइल, अभी 2 स्टेप्स खत्म हो गए, अभी 3rd स्टेप्स आया. फॉर कलर्ड टेक्सटाइल्स द थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर नोन बाय द रंगरेज. अगेन क्वेश्चन. ओके तो जो डायर्स होते हैं उनका नाम क्या है, उनको क्या बोला जाता था, रंगरेज. रंगरेजा. सुना हुआ है. हाँ ये मूवी का नाम भी है रंगरेज, और अंग्रेज भी था. ओके फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपिगार्स. ओके तो ब्लॉक प्रिंटर्स होता है, ऐसे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक एक पत्थर, जैसे हमारा सिक्का होता है, सिक्का. ओके जैसे हमारा ऐसे मैंने मार दिया ऐसे, मार्गदर्शक कोचिंग इंस्टीट्यूट मारा है यहाँ पे, वो सिक्का नहीं मारा है इस पे. ओके तो वो सिक्का होता है, तो सिक्का हम मार देते हैं लाइक दिस. तो सिक्का इज नथिंग लाइक अ ब्लॉक. तो हम ऐसा समझो पूरा कॉटन क्लोथ है वाइट कलर का, उसमें से मैं कलर डाई लेता हूँ रेड कलर की, जिसपे हाथी बना हुआ होता है, इस पे लिखा होता था, इस पे हाथी बना हुआ होता है, और फिर ऐसे करके मैं छाप देता हूँ. हाँ सर समझ गया. तो ऐसे ही छापना होता है, ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हैं. अच्छा. ओके सो दैट इज छापना, दैट इज छिपीगार्स. ओके छिपीगार्स. मतलब सर जो पहले वीवर्स होते हैं, हाँ फिर स्पिनर्स होते हैं, स्पिनर्स. हाँ वो लड़कियां होती है. वो लड़कियां होती है, वीवर होते हैं वो मैन होते हैं, और ये तो दोनों ही होते हैं. ओके हैंडलूम वीविंग एंड दी ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विथ इट प्रोवाइडेड लिवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस. तो ये जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियन के लिए यही बिजनेस था. क्यों, क्योंकि हमें दूसरा कुछ आता नहीं था. ओके 2 ही चीज़ आती थी, खेत में काम करना और ये कपड़े बनाना, और कुछ ज़्यादा आता नहीं था हमें. और टेक्नोलॉजी दिमाग चलाने से हमें लोड पड़ता था तो हम नहीं चलाते थे. ओके पहले की बात है. हाँ. ऐसे नहीं कि सब लोग नहीं चलाते थे, मेजोरिटीली नहीं चलाते थे लाइक दैट. हाँ. वैसे सर नहीं चलाते थे सर, जीरो का इन्वेंशन नहीं था. हाँ वही, इसीलिए तो कि मतलब ऐसा नहीं कि सब बुद्धू थे. हाँ. बुद्धू तो नहीं थे, बहुत सबसे ज़्यादा मतलब ज्ञानी यहीं पे थे, लेकिन उनका कष्ट बढ़ता था. कष्ट बढ़ जाता था. होता है ना, पढ़ने का नाम लो तो यार अभी पढ़ना बैठना है. क्यों, क्योंकि हमारे माइंड में ही ऐसा हमने पहले से लग दिया है कि पढ़ना मतलब बोरिंग. अगर तुम पहले से अपने माइंड में, पहले से क्या अभी से भी ऐसा माइंड में डालो, रोज दिन में 5 बार बोलो मुझे पढ़ने में मज़ा आती है, बस सिर्फ 5 बार बोलो. मज़ा आए ना आए वो दूसरी बात है, सिर्फ बोलो. और पर्टिकुलर जो बोरिंग लगता है उसको तो सब्जेक्ट के साथ बोलो. कि हिस्ट्री बोरिंग लगता है तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आती है, मुझे हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आती है. 5 लोगों को बोला, बाकी 2-3 फ्रेंड को भी ऐसे बोल के देख लो, घर में भी बोल दो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आती है. धीरे धीरे तुम्हें मज़ा ऑटोमेटिक आने लगेगी. ओके एक बहुत ही बढ़िया कोट है इंग्लिश में, फेक इट टिल यू मेक इट. जब तक तुम मेक इट, जब तक तुम कुछ कर नहीं पाते तब तक उसको फेकली बोल दो कि मैं ये करूँगा ही, या मैं ये करता हूँ फेकली. ओके कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ. तो भले ही अभी ना हो, लेकिन तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो तुम एक्चुअली हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे. क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. नहीं हो इतने ज़्यादा बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें याद दिलाएंगे. क्यों भाई तुम तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, 3 दिन तो मुझे वीक में पानी पूरी की लारी पे दिखते हो, ऐसा तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुमको याद दिलाएंगे. ओके तो जो है फेक इट टिल यू मेक इट, बोलते रहो. ओके चलो. हाँ
Now, the next topic is the decline of Indian textiles. Okay, ये देखो, ये पापा है और उसके बेटे या भाई को बता रहे हैं. A Tanti weaver of Bangalore painted by the Belgian painter Solvins in 1970s. Oh, sorry, 1790s. The Tanti weaver here is at work in the pit loom. Do you know what is a pit loom? Pit loom मतलब this is pit loom. Okay. नाउ डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. ओके, तो इंडियन टेक्सटाइल इतना अच्छा चल रहा था 18 सेंचुरी तक, तो डिक्लाइन कैसे हुआ? जब बंगाल को ले लिया इन्होंने, पॉलिटिकल पावर गेन किया, फिर पड़ती शुरू हो गई इंडियन बार्टर टेक्सटाइल्स. सिस्टम कौन से ईयर में चल रहा था? वो तो बाद में आया, वो तो बहुत पहले था, इसके भी पहले था. बहुत पहले मतलब जब हम करेंसी में ट्रेड नहीं करते थे, उससे पहले. बाद में भी था ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं. जब हमारे पास गोल्ड है और सिल्वर है तो हम उसमें ही मतलब पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, लेकिन पैसे थे ही नहीं. पैसे थे ही नहीं यार, थे तो बहुत ही कम थे. तब ये सिस्टम था कि मतलब एक दो एक लो, लाइक दैट. मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम मुझे ये दे दो. बार्टर सिस्टम. ओके, बहुत पहले था. इंडिया में अभी तक चल रहा है, मतलब थोड़े थोड़े लेवल पर, कि मुझे तुम ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, लाइक दैट. सर ऐसी एक मूवी है, मतलब उसके अंदर एक फैमिली होती है, वो अपने गांव पर जाती है. तो मतलब उधर ऐसा होता है कि पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं होती. अच्छा. तो उधर जैसे आपने कुछ खाया, जलेबी खाई आपने, तो आपको उसके बदले उसकी प्लेट्स धोनी पड़ेगी. ऐसा दिखा है. मूवी है? हाँ, क्या नाम? गुजराती मूवी है सर, हैप्पी फैमिली, ऐसा कुछ यूट्यूब पर है सर. अच्छा, ओके. देखी तुमने? हाँ, कैसी है? अच्छी है सर, ऐसा कॉमेडी मूवी है. अच्छा अच्छा. हाँ, तो the development of cotton industries in Britain affected the textile producer in India in several ways. तो जब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, उसका इफेक्ट हुआ इंडियन मार्केट पर सेवरल वेज. मतलब दो तो है ही फिक्स. कौन कौन से वेज में? एक पहला वे ये था, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कॉम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन. मतलब अब तो वो लोग की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो लोग तो अपने जो फेमस जो क्लोथ है वो ऐसे ऐसे बनाते थे. मैनचेस्टर में, लिवरपूल में ऐसे ऐसे क्लोथ बनाते थे और उसको ही फेमस करते थे. कौन सर? ब्रिटिश, यस ब्रिटिश. तो पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में वो बेचते थे. और हमारे तो उतने ज़्यादा बनते नहीं थे. वहाँ का बैन कर दिया कि तुम यूरोप में, इंग्लैंड में बेच नहीं सकते. बैन कर दिया. इंडियन टेक्सटाइल्स को बेच नहीं सकते, वो बैन कर दिया. और इंडिया में मतलब हम क्या करते थे, हमारा पूरे वर्ल्ड में जाता था, तो यूरोप में तो अभी बंद हो गया, बाकी सब जगह थोड़ा बहुत चलता रहे. तो ये हमारा एक ड्रॉबैक आ गया कि यूरोप में अभी यूरोप का ही चलता है, हमारा इंडियन टेक्सटाइल नहीं चलता था ये टाइम पे. नाउ एंड अमेरिकन मार्केट्स में भी ऐसा ही था. सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. यहाँ से टेक्सटाइल इंग्लैंड भेजना डिफिकल्ट भी हो गया था, सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वेर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन. मतलब जो कपड़ा यहाँ से ब्रिटेन में जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ से भेजा जाता था. मतलब हमें अगर यहाँ से कपड़ा एक्सपोर्ट करना है तो बहुत ज़्यादा. अभी तुम सपोज तुमने एक शर्ट बनाया, ओके, और शर्ट तुम्हें यहाँ से 100 रुपये लगे तुम्हें शर्ट बनाने में, अभी तुम 150 रुपये में तुम्हें ये बेचना है, तो 150 रुपये में तुम यहाँ इंग्लैंड बेचोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ही तुम्हें लग जाएगी 60 रुपये की. ओके, अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी 60 रुपये की लगी, तो वहाँ जाके तुमने 150 में बेचा, तो भी तुम्हें तो लॉस ही हुआ ना. 100 रुपीज़ का तुमने बनाया, 50 रुपीज़ का तुम्हें प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन 60 रुपीज़ तो तुमने क्या कर दिया, 150 में तुमने बेचा. ओके, 150 में बेचा, तो 150 में बेचा मतलब तुम्हारे पास 150 आए. 150 तुम्हारे पास आए, तुम्हारा खर्चा ही था 100 रुपीज़ बनाने का, तो 150 में से 100 चले गए तो बचे 50, और 60 रुपीज़ तो तुमने एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दी. तो मतलब तूने तो 10 रुपये और दे दिए, हाथ में कुछ नहीं आया, 10 रुपये गए तुम्हारे हाथ में, लाइक दैट. समझ में आया? ऐसे होता था. तो इसीलिए वो लोग ऐसा कर सकते थे ना कि शर्ट उसने बनाई 100 रुपीज़ की, फिर
उसको प्रॉफिट चाहिए, हाँ तो मतलब उधर आउट ऑफ इंडिया जहाँ बेचकर वहाँ वो बेचे 200 की, तो 200 की बेचे तो ये लोग फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलेंगे कि अगर तुम 150 की बेच रहे हो तो 60 रुपीज एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर तुम 200 की बेच रहे हो तो 90 रुपीज एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी रुपए के हिसाब से बढ़ाएंगे ना, अच्छा तुम्हारी सेलिंग वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं। तो वो लोग और अच्छा तुम 500 में बेचोगे तो लो एक्सपोर्ट ड्यूटी इतने की है, तो प्रॉफिट कुछ रहता नहीं था। ओके वो वे में। हाँ गुड आफ्टरनून। चलो, so by the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. तो 19th सेंचुरी में इंग्लिश ने मतलब ब्रिटेन ने इतना अच्छा मतलब ग्रो कर लिया कि अफ्रीकन मार्केट, अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल बिकता ही नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई इंडियन मार्केट के ट्रेडिशनल जो वीवर्स थे उनके लिए। ओके, थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वेर नाउ थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे थाउजेंड्स ऑफ वीवर थे वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चले गए। पैसे, अरे काम क्यों करेंगे, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है तो काम करेंगे, प्रोडक्ट बना बना के घर में इकट्ठा थोड़ी करना है, और प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो फिर काम क्यों करे, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। बंगाल वीवर्स वेयर वर्स्ट हीट, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हुआ, बंगाल वीवर्स को, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बनता था कपड़ा। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स। तो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी देखो ये लोग ने कितना मतलब दिमाग लगाया, इंडियन गुड्स को बाय करना ही बंद कर दिया, तो पैसे ही नहीं आएंगे इंडियंस के पास। तो इंग्लिश ब्रिटेन के और पूरे यूरोप के कंपनीज ने ऐसा किया। And their agents no longer gave out advances to the weavers to secure supplies. तो उनके जो मतलब लोग थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने एडवांसेस पेमेंट देना भी बंद कर दिया। बिजनेस होता है ना वो एडवांस पेमेंट्स पे चलता है। मतलब सपोज मैं तुम्हारे पास ऐसे तुमने कपड़े बनाए हैं, तुम्हारे पास 50,000 रुपये के कपड़े हैं, अभी मुझे बेचने हैं, तो मैं तुम्हारे पास से तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, 50,000 नहीं दूंगा, अभी 10,000 दूंगा और 50,000 का पूरे कपड़े ले जाऊंगा और बोलूँगा कि जैसे ही मेरे ये बिक जाएंगे मैं तुम्हें बाकी के पैसे दे दूंगा, लाइक दैट। लेकिन ये दे रहे थे तुम, क्यों, क्योंकि तुम्हें भी तो बेचना था इसलिए तुम दे रहे थे। अभी तो 10,000 दिए, बाकी की भी जल्दी दे दूंगा जब बिक जाए तब, लेकिन फिर तुमने देना ही बंद कर दिया। सर अगर कोई ऐसा करे, कैसा 10,000 एडवांस दे दिया फिर पैसे ही ना दे तो नहीं, तो वो पैसे ही ना दे मतलब वो तो फिर क्या होता है कि लॉ के हिसाब से कि तुम केस करो, पुलिस को बोलो कि मैंने ये किया है वो किया है, इसको पैसे दिए, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, फिर वो लंबा, जिसको बिजनेस देखो चीटिंग कौन करता है, जो छोटी छोटी खेल खेलता है ना वो चीटिंग करता है। जो छोटे छोटे खेल मतलब जिसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, अभी ऐसा पैसे ही ना दे ऐसा कौन करेगा, जिसको ये बिजनेस में रहना ही नहीं है कि यहाँ से मैंने एक बार पैसे ले लिए, ऐसा समझो कि मैंने मुंबई से जहाँ सबसे सस्ता मिलता है वहाँ से कपड़े लेके आया, ओके, और ऐसे ही पैसे लेके आया और बोला कि 10,000 में लेके आया, अभी 40,000 में उसको वापस दूँ ही ना, फिर दूसरी बार मुझे कपड़े लाना हो तो मैं मुंबई नहीं जाऊँगा क्या, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरी बार किसी और जगह से लाना पड़ेगा। ओके, तो हर बार कौन कौन सी जगह से लाओगे, और जो इतना सस्ता बेच रहा है उसके कॉन्टेक्ट्स भी उतने हैं, फिर तुम मुंबई की जगह फिर तुम बोलोगे कि मैं जैसलमेर से लेके आता हूँ, जैसलमेर में उसके उतने कॉन्टेक्ट हो गए ही, पता चल जाएगा कि ये यहाँ आया है, तुम्हारे जो पैसे नहीं दिए ना वो यहाँ भी आया है, उसकी इमेज बिगड़ जाती है, फिर बोलते हैं कि नहीं तुमने तो इसने पैसे नहीं दिए तो मेरे कहाँ से दोगे, मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा। तो वो छोटी सोच वाले होते हैं कि जिसको बिजनेस करना ही नहीं होता, मतलब उनको चोरी करनी होती है, तो ये छोटे छोटे खेल खेलते रहते हैं। जिनको बड़ा करना है, जिसको बड़ा बिजनेस करना है, वो लोग ऐसी चोरी वोरी को मानते ही नहीं है। ओके, फिर वो कोई भी फील्ड हो, जैसे अभी मुझे एमसीक्यू नहीं आता और मैं वहाँ से ऐसे करके देख लूँ, मार्क आ गया, 1 मार्क बढ़ गया, तो मतलब 25 में से मेरे 23 आने चाहिए थे, अभी 24 आएंगे, तो इससे 1 मार्क से हुआ क्या, मेरी 23 मार्क्स के लिए तो मैंने मेहनत की थी, उस पर भी मैंने पानी फेर दिया। ओके, क्योंकि बोला तो ऐसा ही जाएगा कि चीटिंग किया था।
हाँ फिर ऐसा नहीं बोलूँ, मैं ऐसा बोलूँगा सिर्फ 1 मार्क का चीटिंग किया था, 23 मार्क का तो खुद लिखा था, कोई विश्वास नहीं करेगा। 1 मार्क का कर सकते हैं तो 23 का भी कर ही सकते हैं ना, ऐसा ही सोचेंगे। ओके, तो कोई भी फील्ड में चीटिंग वही करते हैं जिस वो बहुत जो छोटे छोटे एम रखते हैं, छोटे छोटे गोल रखते हैं, ये मार्क्स ले आते हैं पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, टीचर्स खुश हो जाएंगे, या ये मार्क्स ले आते हैं बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ गए, ये अच्छे नंबर आ गए वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो वो छोटी खुशी है। फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, उससे ज़्यादा तो क्या होगा, ये तुम्हारे मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा कि हाँ 99% है, उसका क्या करोगे? अपनी 10th की मार्कशीट तुम ज़्यादा से ज़्यादा 100 टाइम देखोगे पूरी लाइफ टाइम, उससे ज़्यादा तो देखने नहीं वाले, और वो तो तुम 100 टाइम देखोगे, दूसरे तो 10 टाइम देखेंगे सिर्फ, दूसरों को इंटरेस्ट ही नहीं है तुम कितने लाए, तुम बोलोगे अच्छा ठीक है हाँ नहीं देखनी मार्कशीट रहने दो, ऐसे। तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, और फिर जब उसका रीपेमेंट करना होता है, उसकी कंसिक्वेंस होते हैं, वहाँ हम मतलब लॉस में चले जाते हैं। बोलते हैं ना कि मतलब सपोज तुमने 1 टन ऑफ आइस की चोरी कर दी, 1 टन ऑफ आइस जो स्लैब होता है वो तुम आइस फैक्ट्री में से चुरा के लेके आ गए ट्रक में भर के, हाँ तो 1 टन ऑफ आइस की चोरी कर दी, तुम्हें उसको पता चल गया तुमने चोरी की, उसने पुलिस कंप्लेंट की, तुम्हारे घर पे पुलिस आई, सीसीटीवी में आ गए, पता चल गया चोरी तो तुमने ही की थी, और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और जो तू 1 टन ऑफ आइस लेके आया ना वो भी पिघल गया। तो ना तुम्हारे पास आइस रहा, ना तुम वो उसको बेच पाए, और वो जो गलती की उसकी पेनल्टी लगी वो तो अलग से, तो कहाँ प्रॉफिट हुआ? लॉन्ग टर्म देखो तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया तुम्हारा। चोरी ऐसा है, हमें लगता है कि ये कभी हमारे हाथ से जाएगा नहीं, कि सपोज मैं यहाँ से मार्क्स ले आया तो ये मेरे हमेशा के लिए रह गए, नहीं, ऐसा हमेशा के लिए कुछ रहता ही नहीं, जितना मतलब ऐसा नहीं है, बोलते हैं ऐसा, लेकिन ये मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दिया। ओके चलो, तो इतना कर देते हैं हम। कहाँ आए हम कि गवर्नमेंट, हाँ, डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। तो जो स्ट्रेस में आ गए थे वो वीवर्स ने गवर्नमेंट को पिटिशंस लिखी, कुछ तो हेल्प करो, कैसे भी करो, बट वर्स वॉज स्टिल टू कम। लेकिन ये भी बोलते हैं ना वर्स अभी तक सबसे बुरा तो हुआ ही नहीं ऐसे। तो क्या सबसे बुरा हुआ? बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इन इंडियन मार्केट्स। पहले क्या था, पूरे वर्ल्ड में बंद हो गया, पहले इंग्लैंड में बंद हुआ, फिर यूरोप में बंद हुआ, फिर अमेरिका अफ्रीका में भी हमारा मार्केट बंद हो गया। लेकिन एक तो था कि हम थोड़ा बहुत तो बनाते रहते थे और इंडिया में बेचते रहते थे। इंडिया तो एटलीस्ट इंडियन पीपल तो पहनते थे। हाँ लेकिन अब क्या हुआ, वो वहाँ यूरोप में बनाते हैं और वही माल यहाँ बेचते हैं और चीप रेट का, ओके, सस्ता बेचते हैं, हम जो बनाते हैं उससे भी सस्ता बेचते हैं। तो अभी इंडियन लोग भी वो पहनने लगे, तो फिर वहाँ यहाँ के व्यूवर्स जाएंगे कहाँ? यहाँ के ही लोग, एक ही प्रॉफिट था थोड़ा बहुत यहाँ बेचकर, अभी यहाँ भी नहीं बेच सकते क्योंकि लोगों को महंगा पड़ रहा है। तो ये हमारा वर्स्ट पार्ट था व्यूवर्स के लिए। क्योंकि सर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम थी इसलिए ना सर, चीप में बेचते थे। नहीं, सब कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, फिर वहाँ मशीन्स ज़्यादा थी, फास्ट काम होता था, क्वालिटी भी बढ़ी थी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, और क्वांटिटी भी बढ़ी थी, दैट्स वाई। नाउ इन फैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन क्लोथ्स worn by Indians were made of cloth produced by Britain। मतलब 1830 से 1880, ओके, मतलब 50 साल में जो लोग इंडिया का कपड़े पहनते थे वो ब्रिटिश का कपड़ा पहनने लगे। मतलब 50% ऑफ इंडियंस वेयर वेयरिंग दी फॉरेन क्लोथ्स, ओके। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। तो सिर्फ वीवर्स को इफेक्ट नहीं किया, स्पिनर्स को भी इफेक्ट किया, उनका भी तो काम गया। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless। मतलब हजारों महिलाएं जो अपना घर खर्च निकालती थी ये स्पिनिंग का काम करके, वो भी जॉबलेस हो गई, तो उनको पैसे कम मिलने लगे, पैसे मिलने ही नहीं लगे। नाउ हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। लेकिन अब भी 100% मर नहीं गया था इंडियन टेक्सटाइल, थोड़ा बहुत, जो बोलते हैं ना एक आखिरी उम्मीद, थोड़ी होप थी। कहाँ थी? जो
हैंडलूम वीविंग है वो यूनिकनेस जो हम बोलते हैं ना, वो यूनिकनेस के जो डिजाइन बनाई हाथ से वीव करके, वो मशीन से थोड़ी बनेगी. ओके, सो दिस वाज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स. सब मशीन सब कुछ नहीं बना सकती. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बनारसी साड़ी. ओके, तो उसको ऐसे तुम वैसे जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हो वो तो मशीन से प्रिंट कर सकते हो, लेकिन वीविंग थोड़ी मशीन से कर सकते हो. ओके, आजकल तो भी हो जाता है. आजकल वो भी हो जाता है. करेक्ट. हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विथ इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ विथ ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स? मशीन्स ये नहीं कर सकता था. These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. तो ये रिच में तो डिमांड में था ही ये पर्टिकुलर वर्क वाला कपड़ा, लेकिन मिडिल क्लास में भी था. Nor did the textile manufacturer in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people in India. मतलब जो यहाँ के गरीब थे ना, वो बहुत मोटा मोटा कपड़ा पहनते थे. मोटा मोटा, बहुत फाइन नहीं, मोटा मोटा. कोर्स मतलब एकदम जाड़ा जाड़ा कपड़ा पहनते थे. तो जो ब्रिटिश की कंपनी थी, टेक्सटाइल कंपनी, वो लोग रिच वाला फाइन वाला ही क्लोथ बनाते थे. अच्छा दिखने वाला, पतला पतला. हाँ. ऐसा कोर्स वाला नहीं बनाते थे जो इंडियन गरीब्स पहनते थे. तो इंडियन गरीब्स के लिए तो हमारे व्यूवर्स बनाते ही रहते थे, क्योंकि वहाँ की मशीन्स ये कोर्स वाला कपड़ा नहीं बनाते थे. सर वो क्यों मोटा मोटा पहनते थे? ऐसे ही, मतलब सस्ता मिलता है ना, मोटा सस्ता मिलता है, और भले कैसे भी दिखे लेकिन सस्ता मिलता है, इसलिए. अंडरस्टूड. लेकिन सर उसमें तो कपड़ा ज्यादा यूज होगा ना. कपड़ा ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, लेकिन उसकी मतलब फिनिशिंग कम हो जाएगी ना. कपड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब कपड़ा इन द सेंस थ्रेड ज़्यादा यूज़ होंगे, लेकिन उसमें डिज़ाइन नहीं है कुछ, और सीधा साधा है. ओके, उस पर कोई फिनिशिंग नहीं करना है. जाड़ा जाड़ा, जैसे पता है सॉक्स मिलते हैं वहाँ, तुम नॉर्थ इंडिया जाओ घूमने तो वहाँ बड़े बड़े वोवन सॉक्स मिलते हैं. ओके, जो वीव किए जाते हैं. अभी हम जो सॉक्स पहनते हैं वो क्या है, मशीन मेड होते हैं. सर कॉल आया सर. अरे ये कट हो गया यार. हाँ, तो ये जो हम अभी सॉक्स पहनते हैं वो मशीन मेड होते हैं, लेकिन वहाँ के जो सॉक्स होते हैं, वो जो हैंड ग्लव्स होते हैं, वो वोवन होते हैं. तो वो सस्ते भी होते हैं, और हाँ दिखने में शायद उतने अच्छे ना लगे, लेकिन सस्ते तो होते हैं. तो गरीब लोग तो वही पहनते हैं. अंडरस्टूड. तो आज यहाँ तक रखते हैं. ओके, कल यहाँ से फिर से देखेंगे कि ये हमने क्या देखा कि डिक्लाइन. अभी डिक्लाइन में जो लास्ट में होप थी, ये एक होप थी कि मोटा कपड़ा, मशीन्स वाले मोटा कपड़ा नहीं बनाते थे. ओके, तो वो, और जो पर्टिकुलर यूनिक डिज़ाइन थी वीव करने की, वो भी मशीन से नहीं हो पाती थी. तो ये दो हमारी होप थी. ओके, कि यहाँ ये तो मतलब पूरी तरह से इंडियन ट्रेडिशन मर नहीं गया था. फिर अभी हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में कि कॉटन मिल्स आई, एंड फिर थोड़ा आयरन और स्टील के बारे में भी देखेंगे. ओके, चैप्टर को इतना सब कैसे आ रहा है सर? धोती होती है सब कपड़ा बना? नहीं, वो सीखे थे. ऐसा नहीं कि कुछ आया था और फिर उन्होंने मतलब इंस्पायर कर दिया. गांधी जी की स्टोरी भी मतलब थोड़ा बहुत आएगा कि गांधी जी आए, फिर गांधी जो ये लोगों ने किया था वैसे ही गांधी, वो पढ़े लिखे थे. पढ़े लिखे होते हैं ना, तो जो कोई जो दिमाग चलाता है ना, उसको दिमाग को भी कॉपी कर लेते. तो इन्होंने जैसे बैन किया इंडियन कपड़ा, तो वैसे गांधी जी ने बोल दिया फॉरेन के कपड़े नहीं पहनेंगे, खादी पहनो सब लोग, सब जाड़ा जाड़ा पहनो, नहीं चाहिए, नहीं दिखावा नहीं चाहिए, कलरफुल नहीं चाहिए, सब जाड़ा जाड़ा खादी पहनो. तो बंद कर दिया. तो फिर वो लोग को लॉस होने लगा. ओके, चरखा चलाने लगे. कैसे चलाते? बोले कुछ ऐसे टफ थोड़ी है, अरे औरतें चलाती थी पहले के ज़माने में, तो अभी हम तो चला ही सकते हैं ना. ऐसा करके एग्जाम्पल देके शुरू किया. फिर हमारे इंडियन लेडीज़ को भी बोला कि पहले चलाते थे तो अभी तुम क्यों नहीं चला सकते, चलाओ. वो सब सिखाया, और फिर उसको जोड़ दिया हमारी फ्रीडम मूवमेंट के साथ. हाँ. इसीलिए फिर उनको इकोनॉमिकली भी लॉस हुआ और पॉलिटिकल लॉस भी हुआ. तो पहले हमने पॉलिटिकल पावर वापस लेने के लिए भी पहले तो हमने उनको इकोनॉमी पर वार किया था, फिर जाके हमने पॉलिटिकल पावर को गेन करने का बोला. मतलब सर गांधी जी थे इंडिया के? हाँ, मतलब फिर पढ़ाई करने गए थे वहाँ? वो तो सिर्फ पढ़ाई करने गए थे अफ्रीका. ओके, थे इंडिया के, हमारे गुजरात के थे, पोरबंदर के. पोरबंदर सौराष्ट्र में है, वहाँ के थे.
और गांधी आश्रम जो साबरमती में है गांधीनगर में, वहाँ उन्होंने सब ज़्यादा काम काज यहाँ किया था गांधीनगर। ओके, वरना बाहर के लोग को हम अपनी नोट पे क्यों छाप देते। हाँ सर, अभी जो अंबानी है ना, वो सर ऐसा मैंने सुना है, अब फेक या सही है, तो सर वो अंबानी ऐसा बोल रहे हैं कि नोट पर है ना मेरा फ़ोटो छाप दो ऐसा, तो वो कुछ मतलब ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर दूसरा गांधी जी को रिप्लेस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाम जी आ सकते हैं, या भगत सिंह आ सकते हैं, या सरदार पटेल आ सकते हैं, इसी कैटेगरी है। कोई बिजनेसमैन नहीं आ सकता। हाँ, आज से 200-300 साल के बाद मोदी जी आ सकते हैं। चलो, ओके, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।